तो सब देख रहे हैं। ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। दर्शकों को हम बता दें कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं प्रशांत खिलवड़कर जी, देवदत्त दुबे जी और कमल राठी जी। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि पूरा मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भोपाल की जो बड़ी झील है वो ईरान में 1971 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो दुनिया भर की 2062 झीलें हैं, जिसको नमी झील कहा गया था, वेटलैंड झील कहा गया था, वो नम भूमियों को चिन्हित कर किया गया था। उसमें भोपाल की बड़ी झील भी शामिल थी, इसलिए इसका महत्व और इसको रामसर साइट कहा जाता है। दरअसल इसके बारे में ये महत्वपूर्ण है कि जो भोपाल के किनारे हैं वहाँ की जो भूमि है उसकी महत्ता या उसकी क्वालिटी ये कि जब बारिश का पानी होता है तो वो भूमि उस पानी को अब्जॉर्व कर लेती है, अपने भीतर सोख लेती है, और जब बारिश खत्म होती है, थोड़ी सी गर्मी तेज पड़ती है, तब वो पानी रिस कर झील में आता है, इसलिए इसको वेटलैंड कहा गया है। इसके चलते भोपाल की बड़ी झील दुनिया की दुर्लभ झीलों में शामिल हुई है। 163 देशों ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद से झील का महत्व बढ़ गया था और जापान ने इस झील की रक्षा के लिए 1990 के आसपास, प्रशांत जी जानते होंगे, कि 200 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए थे कि इसका संरक्षण किया जाए। प्रशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने इसके आसपास पेड़ पौधे लगाए थे। आपसे आप जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि इसका महत्व क्यों ज्यादा है, इसको क्यों बचाना चाहिए, आपकी राय। देखिए, ये रामसर साइट इसलिए डिलिनेट हुई थी जी, ये विश्व के 1000 सबसे इम्पोर्टेंट, जी, यानी ये लेक्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस कैटेगराइज हुई थी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक वेटलैंड होने के साथ साथ केवल पानी का आवक जावक नहीं होता, जी, जी, तो इससे बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी जुड़ जाती है। पक्षी आते हैं, जैसे जहां तक मुझे याद है भोपाल तालाब में पीक में 2000 के आसपास लगभग 172 कैटेगरी के पक्षी आते थे विंटर्स में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको प्रवासी पक्षी कहते हैं, जो समंदर केवल एक पानी नहीं और एक पूरी इकोसिस्टम जो है, जी जी, ये इकोसिस्टम इन्वॉल्व है। ये इकोसिस्टम जो है पूरे विश्व में ये माना गया है कि वेटलैंड इकोसिस्टम जो है वो पूरे एनवायरनमेंट को एक बैलेंस में रखती है जी, यानी केवल लोकलाइज जल पर नहीं। इसीलिए हमारी कोशिश है, आपसे बातचीत करने का उद्देश्य भी यह है कि कम से कम इस झील को बचाने के लिए सरकारें, अधिकारी, और आपने कहा कि भोपाल के लोग इसको देखना तो चाहते हैं मगर बचाने के लिए नहीं आते, कोई ताल मित्र नहीं है। हमने एक बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल किया था इस पूरे मामले में भोपाल के बाशिंदों के लिए कि भोपाल के बाशिंदे बड़े एहसान फरामोश हैं। एक तरह से ये मुर्दों का शहर है। इस झील को आपने कहा कि लोग देखना चाहते हैं, इसमें सैर करना चाहते हैं, इसका लुत्फ लेना चाहते हैं, लेकिन इसको भी बचाना कोई नहीं चाहता। प्रशांत जी इसमें मदद कर सकते हैं, मीडिया इसमें मदद कर सकता है, चिल्ला सकता है, रो सकता है, गा सकता है, लेकिन शहर के लोग चादर तान कर सो रहे हैं। आपकी बहुत 2-3 वाक्यों में इसमें संक्षेप में बड़ी कठोर टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, जो आपने कुछ फैक्ट बताया, वो फैक्ट्स में से ये फंडिंग जो है 1995 में हुई जी, और ये फंडिंग 148 करोड़ की हुई थी कुल में उस जमाने के। जी जी, और इसमें ये इंटरेस्टिंग एक और था जी कि 1992 में एक रायो कन्वेंशन हुआ था पर्यावरण को लेके जी, वर्ल्ड का। रायो कन्वेंशन से ये एक मैंडेटरी कंपल्सरीली कंडीशन डाली गई थी कि जिस किसी को फंडिंग करना है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में, कहीं माइनिंग के लिए, उसके लिए, किसी के लिए भी, तो उनको मैंडेटरी एक परसेंटेज अपने इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन प्रशांत जी हमारा फोकस इस बात पर है कि झील को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अफसर और सरकारें तो इसको मारने पर तुली हैं। हमारा कहना है कि अगर ये STL जो बन रहा है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, अगर ये नहीं रोका गया तो झील को खतरा कितना ज्यादा और ये कब तक हमसे दूर हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? आपकी बहुत 2-3 बातों में जी। ये इसमें पॉल्यूशन तो होगा,
में भी शायद छोटा एचटीपी बना रहे हैं जी तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इमीडिएटली नहीं होगा, जी पर लॉन्ग टर्म में जो हार्म 20 या 25 सालों में जो नुकसान होगा वो इर्रिपेरेबल हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, ये मतलब कुल मिलाकर नुकसानदेह होगा बड़ी झील के लिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको रोकता हूं और मैं कमल राठी से पूछता हूं। कमल राठी जी, जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं कि भोपाल की झील को देखना चाहते हैं लोग, लेकिन इसको बचाने को नहीं आता, झील का मित्र कोई नहीं है। आप जैसे कुछ लोग हैं, 2-4-5 जो कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी पूरा शहर हो रहा है। आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। बिल्कुल, मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि भोपाल की झील को देखना बहुत लोग पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि एक बैठक में प्रमुख सचिव का कहना यह था कि साहब इसके चारों तरफ हम मास्टर प्लान में रोड डिजाइन करिए कि आदमी, बीएचएल का आदमी भी आके झील को निहार सके। ये उनके शब्द थे उसकी ओपनिंग में। जी। तो देखना तो सब चाह रहे हैं, उसे बचाना कोई नहीं चाह रहा। उसे पानी का टंकी के रूप में या इस ढंग से उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उसके आसपास जो रसूखदारों की जमीनें हैं वो अपने वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि ये जो प्रवासी पक्षी का भाई साहब ने बताया कि प्रवासी पक्षी भी जो आ रहे हैं, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी का बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो पक्षियों का आना बंद करना है। ये जो एसटीपी जिस जगह गौरा बिशनखेड़ी बन रहा है, वहाँ पक्षी प्रजनन करते हैं उस जगह जी जी। वहाँ पर वो 17 लाख पेड़ जो तालाब के किनारे लगे थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ लगा हुआ था। एक बहुत बड़े सैकड़ों की तादाद में एसटीपी बनाने के लिए पेड़ भी काटे गए। आप मौके पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पेड़ का चक भी वहाँ से हटाया गया है। और ये एसटीपी सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि वहाँ से प्रवासी पक्षी भी आना बंद हो जाए और इस तालाब का वो रामसर का तमगा चला जाए। तो उससे क्या होगा कि आसपास तो जितना विवाद है, जो झगड़ा है कि आसपास निर्माण नहीं होना है, वो सब खुल जाएगा। बिल्कुल, जमीनों की कीमतें बढ़ रामसर जाएंगी। साइड का तमगा छिन जाए। झील की हत्या जैसा हो सकता है कि 10-20 सालों में ना हो, लेकिन अगले 25-30 सालों में ये जरूर संकट पैदा होगा। लोग इसको अगर अभी से नहीं समझेंगे, नहीं जागेंगे, तो फिर हो सकता है कि बड़ी झील इतिहास की वस्तु जाए। देवदत्त जी, सरकारें, अधिकारी मिलकर सबके अपने हित हैं। हो सकता है कि कल के दिन वहां रियल एस्टेट के आदमी आ जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, हाई राइज बिल्डिंग, और जहां से झील दिखे और वो बिल्डिंग के फ्लैट लाखों करोड़ों में बिक जाए। लोग कह सकते हैं कि ये लेक व्यू साइड के फ्लैट हैं या बंगले हैं। ये तो हो रहा है, लेकिन झील को बचाने के लिए कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये भोपाल की लाइफ लाइन है। पानी लोग इसका पीते हैं। आपकी राय? बिल्कुल, ये सही कहा आपने। मुझे लगता है कि वो जो है ना, जो तटस्थ रहेंगे उनका भी अपराध लिखा जाएगा। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है जो पहचान है इस प्रदेश की, इस शहर की, उसको संरक्षित किया जाए। केवल पहचान नहीं है, जिस जीवन दायिनी है वो, और उससे ही जल स्तर पूरा बनता है, उसी से सुंदरता है, उसी से प्रकृति है, पर्यावरण, सब कुछ जीवन है उसी से। तो मुझे लगता है प्रत्येक आदमी को इसमें आगे आना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसा कि आप समय समय पर उठाते रहते हैं इस मुद्दे को, जब सब लोग राजनीति करने में लगे रहते हैं, तो ये ऐसा मुद्दा है जो जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस पर सरकारों को भी, और उन दलों को जो सरकारों में रह के ये अपराध करते हैं और फिर विपक्ष में उठाते हैं, उनको भी कहीं माफ नहीं करना चाहिए। देवदत्त जी, सरकारें बड़ी झील को विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल करती है कि ये भोपाल की बड़ी झील है, यहाँ आप टूरिज्म के लिए आइए, पर्यटन के लिए आइए, लेकिन झील को हर दिन खत्म करने का इंतजाम खुद सरकार से जुड़े और सरकार के लोग कर रहे हैं। जी, ये इनकी जो कथनी और करनी में भेद होता है, और इसी के कारण राजनीतिज्ञों की, जो राजनीतिक दलों की साख गिरी है लगातार, वो इसीलिए गिरी है कि ऐसे संकट काल में जब हमें एक एक पेड़ को बचाना, एक एक बूंद पानी का बचाना है, और ऐसे, अब जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि आज हम एक कुआं नहीं खोद पा रहे हैं, कुआं खोदते हैं केवल कागजों पे, बलराम तालाब वो बनते केवल कागजों पे। झील को मारने में आपको जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए जा रहा हूं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, समय खत्म हो रहा है, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी की झील को कैसे बचाएं। ये जो बात हम कर रहे हैं कि यहाँ एसटीएफ की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट है, इसको रोका जाए, क्योंकि बीच में रुक गया था ये, और अब ये दोबारा बन रहा है। इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ एक तर्क है कि ये झील के लिए नुकसानदेह है। आपकी तरफ से कोई 2-3 वाक्यों में अंतिम टिप्पणी। मोटे मोटे तौर पर 2 मेजर चीज करना है जी। एक तो जनता में अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये पूरा विरोध जनता खुद खड़े होकर विरोध करे। जी, जब तक जनता विरोध नहीं करेगी तब तक राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट वो किसी की परवाह नहीं करेगी। बिल्कुल, आपने ये मुद्दे की बात की कि दरअसल तब सरकारें जागती है जब उसके खिलाफ जनमत होता है। अधिकारी तब डरते हैं जब सरकार जनमत के सामने झुक जाती। भोपाल की झील के पक्ष में जनमत अभी नहीं है। कुछ लोग हैं जो उसके
मरने की चिंता कर रहे हैं, जो उसके घटने की चिंता कर रहे हैं, लेकिन सरकार और अधिकारियों में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उसको मारने के लिए तुला हुआ, खुद के लाभ के लिए 10-25 साल वो लाभ ले सकते हैं, लेकिन झील मरने की स्थिति में आ जाएगी। हम तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। प्रशांत जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार हम आगे भी जानते रहेंगे। देवदत्त जी, आपका भी साधुवाद कि आपने हमसे चर्चा की। कमल राठी जी, समय समय पर आप इस बात को लेकर जनता के बीच जाते हैं और हमें मालूम है कि जो आपकी संस्था है वॉइस ऑफ भोपाल, ये कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर गई है। अब उम्मीद इस बात पर है कि जनता जागे और अदालत का इसमें हस्तक्षेप हो। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे फिर बात करेंगे कोरोना के बारे में। दरअसल कोरोना पर हर दिन बहुत बड़े स्तर पर सारी दुनिया में शोध हो रहे हैं। जो रिसर्च के परिणाम हम उस पर बात करना चाहते हैं। गंध ना सूंघ पाने के जो लक्षण होते हैं वो बताते हैं कि किसी व्यक्ति में संक्रमण का खतरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो हेल्थ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जो हाल में रिसर्च की है उसमें बताया गया है कि मरीजों को जानलेवा संक्रमण का खतरा गंध ना सूंघ पाने लक्षण के कारण भी पता चलता है। ये बताया गया है कि 169 मरीजों पर 1 महीने से अधिक समय तक रिसर्च की गई। दूसरे मरीजों के मुकाबले इन पर संक्रमण का असर कम होगा। यह दावा अमेरिका की कैलिफोर्निया सैन डिएगो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है। अस्पताल में भर्ती होने की आशंका अब बेहद कम है। ऐसा लक्षण दिखने पर कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई देंगे, यानी अगर आपको किसी चीज़ की गंध ना आए तब। कोरोना के 169 मरीजों पर 3 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच शोध किया गया। नतीजे ये आए कि इनमें से 26 मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ऐसे संक्रमित मरीज जिन्होंने गंध न सूंघने की शिकायत की, उनके अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 10 गुना कम थी। नाक में वायरस पहुंचने पर सूंघने की क्षमता प्रभावित होती है। अमेरिका सरकार के शीर्ष मेडिकल संस्थान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इस बात को माना है। कोरोना से संक्रमण के नए लक्षण सामने आए। सीडीसी ने संक्रमण के 6 नए लक्षणों की जानकारी होने की पुष्टि की है। इनमें बहुत ज़्यादा ठंड लगना, ठंड के साथ कपकपी छूटना, मांसपेशियों में दर्द बना रहना, लगातार सिर दर्द होना, गले में चुभन यानी थ्रोट इन्फेक्शन के साथ गले में दर्द, खुशबू, गंध या स्वाद का महसूस न होना, ये विशेष लक्षण माने गए। ये भी बताया गया कि बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ को कोरोना के संक्रमण का लक्षण बताया गया था। ये बात सामने निकल कर आई है 169 मरीजों पर शोध करने के बाद। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।